हमारे देश में हार्ट से संबंधित बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरते जा रहे हैं। आप खुद अपने आप को कैसे बचाएं रखें और दूसरे लोगों को कैसे बचाएं, आप सीख सकते हैं बशर्ते कि ये एपिसोड आप लास्ट तक देखें। हृदय से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपको क्या मुख्य वजह लगती है? सबसे पहले टोबैको। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं सर। अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट को अटैक की तरफ नहीं ले जाएगा। जब आप अल्कोहल लेते हो तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है केवल आप अल्कोहल ही ले रहे हो, आप उसके साथ कुछ चखना करोगे, कुछ स्मोक करोगे। अधिकतर लोगों को आदत होती है कि स्मोक एंड अल्कोहल। क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति कैसे देखे, चेक करे कि यार मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? मेरे सामने बैठे बैठे मुझसे बात करते करते मैं अचानक से मुझे अटैक आ सकता है, मैं अभी मर सकता हूँ। यंग एज में हार्ट अटैक आ गया, बिल्कुल दर्द हो रहा है और रुकने से वो ठीक हो जाता है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। फिश नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में बहुत अच्छा है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि चिकन और मटन खराब है आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने विभिन्न विषयों पे बातचीत की है। बहुत सारे हमारे एपिसोड हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। हमने नेचुरोपैथी के बारे में बातचीत की, हमने डाइट्स के बारे में बातचीत की हैं, हमने पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में बहुत सारे एपिसोड्स हैं। और तमाम विषयों के बावजूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है कि अगर व्यक्ति को बीमारियां हो जाती हैं, और स्पेशली 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में बढ़ रही हैं। एक है हार्ट से संबंधित बीमारियां, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना, और इस प्रकार की एक डायबिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हमें कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास में बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूं। और मैं कुछ सलाह लेने के लिए उनके पास में गया, और जब मैं मिला तो उनका व्यक्तित्व, उनका बातचीत करने के तरीके ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और पहली मुलाकात में ही ये तय हुआ कि डॉक्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे एपिसोड पे लाने के लिए, और डॉक्टर साहब ने हमारे उस अनुरोध को स्वीकार किया। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर महेश वाधवानी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट CTVS हृदय शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में हैं, और सर का एक अपना यूट्यूब चैनल है कार्डिक सेकंड ओपिनियन, जिसके माध्यम से भी वो लोगों को ज्ञान भी देते हैं, और अपना एक क्लिनिक भी है जिसके माध्यम से सेकंड ओपिनियन किसी को चाहिए तो वो उनको वहाँ पे सेकंड ओपिनियन भी देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा मैंने बताया कि आपके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और पहले भी मैं 1-2 डॉक्टरों से मिला, बहुत ज़्यादा तो वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जब भी मैं मिलता था तो ये देखता था कि एक बहुत लंबी सी लाइन भी लगी हुई है, और उस लाइन का प्रेशर हो सकता है या व्हाटएवर। तो मतलब यही था कि बस घुसने से पहले ही बात ख़त्म हो जाती थी। और जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है ना, तो वो ये सोच के जाता है कि मैं ये बोलूँगा, ये बताऊँगा, तो उतना उसको मौका ही नहीं मिलता। सच है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है, काम करने का तरीका थोड़ा सा मुझे अलग लगा। तो एक तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग में कि आपने MBBS किया, MS किया, तो एक तो अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं ताकि थोड़ा सा व्यूवर्स को उसके बारे में जानकारी मिल जाए, और जो अभी तक आपने सीखा है उसको अगर आप सार रूप में बताना चाहें कि क्या सीखा है, तो वो भी एक बार बताएंगे तो मुझे लग रहा है वो मेरी भी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है जानने की। जी, सो मैं डॉक्टर महेश वाधवानी, मैंने जो MBBS किया है दैट इज़ 1995 बैच का MBBS है मेरा, फ्रॉम गवर्नमेंट किलपाक मेडिकल कॉलेज चेन्नई। उन दिनों में, और जैसे आज नीट है वैसे ऑल इंडिया PMT एग्ज़ाम होती थी, जिसमें से कि हर कॉलेज के 15% सीट रिजर्व होते थे ऑल इंडिया कोटा के लिए। ओके। सो मैं लकी रहा था कि उन दिनों बहुत कम लोग सिलेक्ट हो पाते थे, एंड जब गवर्नमेंट किलपाक मेडिकल कॉलेज चेन्नई में जाके मैंने कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट कल्चर में जाके MBBS किया, तो काफ़ी कुछ सरकारी
हॉस्पिटल का जो माहौल होता है, सरकारी मेडिकल कॉलेज का जो माहौल होता है, वो बहुत अलग होता है कंपेयर टू व्हाट वी सी नाउ इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. सो थ्रू आउट माई एजुकेशन हैज़ बीन विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ओनली. माई MBBS वॉज इन चेन्नई. देन इंदौर इज़ माई नेटिव प्लेस, और लकीली मुझे MS जनरल सर्जरी के लिए इंदौर में मुझे मौका मिला था, और मैंने घर रहते हुए MS जनरल सर्जरी की. MS जनरल सर्जरी की ही इसीलिए थी कि मुझे हार्ट सर्जरी करना था. सो आई हैड अ प्लान राइट फ्रॉम MBBS. फर्स्ट ईयर से ही प्लान था कि मैंने हार्ट सर्जन ही बनना है. And eventually I did my MCH, cardiothoracic and vascular surgery, which is the training to become a heart surgeon from Shri Chitra Tirunal Institute, which is the equivalent institute to AIMS. In fact, मेरा selection AIMS और Shri Chitra दोनों में हुआ था. During those days, AIMS was going through a political turmoil. उस समय पे काफ़ी कुछ वहाँ पे स्ट्राइक्स होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, एंड वो इनफेमी हो रही थी, एंड वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था. सो फिर हमने प्रोज एंड कॉन्स वे करके श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट में मैंने अपना MCH कार्डियोथोरेसिक सर्जरी किया. सो इस दौरान हम सीखते हैं कि लाइक टोटली 5.5 साल MBBS के, फिर 3 साल MS के, फिर 3 साल MCH के. इस दौरान आप सीखते हो कि हार्ट सर्जरी कैसे करें. एंड नाउ इट्स बीन in this field after being MBBS as a doctor I have spent 25 years, and now NCR में ही मुझे अब टोटल 13 साल हो गए हैं हार्ट सर्जरी करते हुए. दैट्स ग्रेट सर. जो आपने सीखा था MBBS में और आज जो आप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई होंगी. Oh yeah. See, बेसिक्स तो वही होते हैं, बॉडी कैन नॉट चेंज, बट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर. जैसे अवेयरनेस के लिए एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं. जब हम MBBS में पढ़ते थे तो बुक्स में टीचर्स के कन्वर्सेशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान हमें बोला जाता था कि डायबिटीज़ शुगर खाने से नहीं होती, पर जिनको डायबिटीज़ है वो शुगर नहीं खाओ. एंड एज एन MBBS मुझे अच्छे से याद है, मेरी दादी माँ को डायबिटीज़ थी जी. तो उनको मैं मना करता था, एंड शी इज़ लाइक तुम सब खाओ मैं नहीं खाऊं. तो मैंने ये स्टेटमेंट उनको दिया हुआ है. नाउ आई फील सो गिल्टी कि सी देखिए, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम शुगर से खाते हैं, इन अ वे इनडायरेक्टली इवेंचुअली इट एड्स अप एंड कॉजेज प्री डायबिटीज़ एंड देन डायबिटीज़. नाउ इट इज़ अ कॉमन नॉलेज. सो बायोलॉजी उस समय भी पता थी, बट उसी बायोलॉजी का इंट्रोस्पेक्शन और इंसुलिन रेजिस्टेंस का उससे आज के ज़माने में डायबिटीज़ से सीधा कोरिलेशन पहले से बेटर मालूम है हमें. सो साइंस इज़ अ फील्ड जिसमें कि हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. जिस समय मैं MBBS कर रहा था, स्टेंटिंग होती ही नहीं थी, मतलब दुनिया भर में स्टेंटिंग जस्ट शुरू हुई थी. तो उस समय कार्डियक सर्जरी मतलब बाईपास सर्जरी होती थी. अब जो 90% से ज़्यादा लोग हैं उनकी स्टेंटिंग होती है, 10% से भी कम होते हैं बाईपास सर्जरी. बड़े डिफरेंसेस हैं. बाईपास सर्जरी भी उस समय जो होती थी सर और आज होती हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा रेशियो आ गया होगा, मतलब काफ़ी सुधर गया होगा, पहले ज़्यादा इशू क्रिएट रहते होंगे. ऑफ कोर्स. देखिए, जो ओवरऑल समझें बात को, तो जो रिफाइनमेंट है हर चीज़ में रोज आ रही है. सो बाईपास सर्जरी जो पहले होती थी 90s में, दैट वाज ऑन अ पंप, जिसमें कि ओपन हार्ट सर्जरी कहा जाता था. मतलब आपने हार्ट को रोका, रुके हुए दिल पे आप एनास्टेमोसिस कर रहे हो. जब दिल रोका हुआ है उस समय पूरी बॉडी में से खून निकल के एक मशीन में जाता है. वो मशीन आपके हार्ट का और फेफड़े का दोनों का काम कर रही है. सो लंग्स एंड हार्ट आर अरेस्टेड एंड मशीन इज टेकिंग केयर. उसको हम हार्ट लंग मशीन बोलते हैं. सो हार्ट लंग मशीन जब खून सर्कुलेट करती है, वापस लाती है, तो वो प्रेशर मशीन जनरेट करती है, एंड हार्ट को हम टोटली आइसोलेट करके उस समय बाईपास होता था. बाय द टाइम आई ट्रेन्ड ऑल्सो, इवन मेरी ट्रेनिंग के दौरान भी जो बाईपास सर्जरी इंस्टीट्यूट्स में होती थी वो अरेस्टेड हार्ट पर ही होती थी. ओनली व्हेन वी केम टू द प्राइवेट सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम, बीटिंग हार्ट बाईपास रेगुलरली हमने देखना शुरू किया. एंड नाउ 95 to 98% ऑफ द हार्ट सर्जरीज, बाईपास सर्जरी जो होती है वो बीटिंग हार्ट बाईपास होता है. सो बीटिंग हार्ट बाईपास, जब दिल धड़क रहा है और धड़कते हुए दिल के एक एरिया को आप बस थोड़ा इमोबिलाइज करते हो यूजिंग सम इक्विपमेंट्स, एंड व्हाइल इट इज सर्कुलेटिंग डूइंग एवरीथिंग, उसी समय पे आप उसको बाईपास कर रहे हो. सो द जॉब हैज़ बिकम मच फाइनर, द इंस्ट्रूमेंट्स हैव बिकम मच फाइनर, विजिबिलिटी एंड एड टू हेल्प. हमारा जो विजन है आज पहले से बहुत अच्छा है, बिकॉज बेटर ऑप्टिक्स हैं, बेटर लाइटिंग है. जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले बहुत ही रेयर इंस्टीट्यूट्स में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, आजकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बिकम वेरी यूबिक्विटस एवरीवेयर, तो फाइन काम कर पाते हैं. पहले जो नीडल्स आती थी और आज की नीडल्स में बहुत फ़र्क है. सो सेम नीडल से अब हम अच्छे से ज़्यादा ड्यूरेबली काम कर पाते हैं. दैट्स ग्रेट सर.
हमारे देश को सर बहुत प्राचीन हमारी संस्कृति और प्राचीन बड़ा अच्छा इतिहास रहा है भारत का। वैसा कहते हैं कि योगा हमारे यहाँ पे पैदा हुआ। हम कहते हैं कि जो पुरानी शल्य चिकित्सा थी वो हमारे देश में शुरू हुई। बिल्कुल। और हमारा आयुर्वेद का इतिहास भी बहुत एकदम रिच है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी सर हमारे यहाँ पे हार्ट इश्यूज बहुत क्रिएट हो रहे हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपको क्या मुख्य वजह लगती है? देखिए, मुख्य वजह तो सबको पता है। अगर कोई मेरे चैनल में रूटीनली मैं बात करता हूँ, बट बेसिक चीज़ें हैं 4-5 मोटे तौर पे जो आप कर सकते हो अवॉइड करने के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए। एंड दैट इज़ सबसे पहले टोबैको। तम्बाकू किसी भी तरीके से आपके खून में जाएगा, चबाने से जाए, स्मोकिंग से जाए, बीड़ी से जाए, किसी भी तरीके से तम्बाकू जाएगा, दातून के थ्रू जाए, विच एवर वे इट इज़ गोइंग, इट इज़ कॉजिंग प्लाक फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन योर बॉडी, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वैसे ही डायबिटीज़ इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। जिसको डायबिटीज़ हो चुका है, तो डायबिटीज़ के बारे में मेरा जो एनालॉजी होता है वो यही कहता हूँ मैं कि डायबिटीज़ एक रावण है और उस रावण के कई अलग अलग सर होते हैं। हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो एक सर है। डायबिटीज़ अफेक्टिंग मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेनली बीमारी वही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज़ है, जो भी उसको नाम दें। अब नाम अलग अलग कारणों से आए हैं, बट बीमारी वही है। हाई बीपी, अगेन एवरीबडी नोज़ कि अगर हाई बीपी बना रहा तो अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। वज़न ज़्यादा हो, पुरुषों में ज़्यादा होता है, उसको आप अलग से कुछ कर नहीं सकते हो, बट वज़न को आप कम कर सकते हो। सो ये मोटे तौर पे, जैसे बॉडी में अगर स्ट्रेस लगातार बना रहा किसी भी कारण से, आपकी लाइफ ही स्ट्रेसफुल है, आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके चलते आपका स्ट्रेस आप कम नहीं कर पाते हो, फिटनेस नहीं रखते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस नहीं करें, जैसे आपने योग का नाम लिया, तो योगा अगर कोई नहीं करते हैं और अपने आप के मन को शांत रखना आपको नहीं आता है, स्ट्रेस लेते रहते हैं, कसरत नहीं करते हैं, सो दीज आर ऑल द मिल्यूज जिसमें कि बीमारी प्रोपोगेट करती है। कुछ हद तक जेनेटिक कंपोनेंट होता है जिससे आप बहुत लड़ नहीं सकते हो, बट बाकी जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है दे कंटिन्यू टू रिमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एवरीबडी शुड ट्राई कि इन चीज़ों पे ध्यान रख के बीमारी अवॉइड करें। इंडिया में हो इसीलिए ही रहा है क्योंकि लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। इंडिया में एक नॉर्मल आजीविका जीने के लिए, एक नॉर्मल डेली लाइफ या पैसा कमाने के लिए जो एफर्ट है वो इतना ज़्यादा है कि अपने वोकेशंस पे या अपनी हेल्थ पे ध्यान रख ही नहीं पाते हैं, और फिर वो आदत की बात हो जाती है। अगर आपने सपोज टीन एज की एज में अच्छी आदतें नहीं पाली तो मिडिल एज तक जाते जाते वो गाड़ी हाथ से छूट चुकी होती है। सो इसीलिए मोस्ट ऑफ द 40+ पीपल इन इंडिया बिहेव लाइक एज इफ दे हैव बिकम 60, राइट, एंड वर्ल्ड वाइड वी आर सेइंग 60 इज द न्यू 40। फर्क वहीं पर है। तो आपने पहला बताया सर टैमैको और उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी है। सेकंड, डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड, बीपी का हमने ध्यान रखना है। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं सर या ड्रग्स लेते हैं, नेचुरली वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। देखिए, अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट को अटैक की तरफ नहीं ले जाएगा, बट अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी। पिछले साल ही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने गाइडलाइन जो चेंज की, पहले 1 to 2 units of alcohol weekly was acceptable limit of alcohol, and there was an official limit to alcohol. Now even American Heart Association has very categorically said there is no safe limit of alcohol. अल्कोहल इवन इनडायरेक्टली हार्ट को अफेक्ट करेगी, डायरेक्टली भले करे ना करे। सो फॉर एग्जाम्पल, जो भी अल्कोहल में आप ले रहे हो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, राइट, एम्प्टी कैलोरीज हैं। जैसे शुगर में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, वैसे अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। वो एक्स्ट्रा एम्प्टी कैलोरीज आपकी बॉडी में जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ में जब आप अल्कोहल लेते हो तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है केवल आप अल्कोहल ही ले रहे हो, आप उसके साथ कुछ चखना करोगे, कुछ स्मोक करोगे। अधिकतर लोगों को आदत होती है कि स्मोक एंड अल्कोहल। सो स्मोक एंड अल्कोहल टुगेदर, बिकॉज यू आर पुटिंग 2 सिंस टुगेदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अल्कोहल इज़ अ ग्रेट सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट आपके टोबैको से जो भी कार्सिनोजेंस लाएगा, अब टोबैको से हार्ट के अटैक की बीमारी बनेगी, पैथोरोस्क्लेरोसिस बनेगा, वो अलग बात है, बट कैंसर के बहुत सारे तत्व हैं टोबैको में, और वो जो कैंसर के तत्व हैं यदि आप वो सीधे सीधे अल्कोहल के साथ में ही ले रहे हो तो यू आर एक्सेलरेटिंग इट, यू आर एक्चुअली मेकिंग श्योर कि वो जो कैंसर के तत्व हैं अच्छे सॉल्वेंट के थ्रू बॉडी के हर पार्ट में जल्दी से पहुँच जाए। जी डॉक्टर साहब, इंदौर से ही हमारे एक साथी थे, वेरी क्लोज फ्रेंड, मिस्टर अरविंद साकी। दुर्भाग्य से 10 दिन पहले उनको हार्ट अटैक आया और ही इज़ नो मोर। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर योर पर्सनल लॉस। एंड
वो दिखने में बहुत हेल्दी थे। आई थिंक उनकी एज 52-54 के आसपास में रही होगी, बिल्कुल एक्टिव। मालूम नहीं था कि ऐसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति कैसे देखे, चेक करे कि यार मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आपके पास तो बहुत सारे आते होंगे सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ शुरुआती लक्षण क्या हैं जिसमें आदमी को लगे कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा कुछ टेस्ट करवाना चाहिए या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शुरुआती लक्षण से आपका मतलब है कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण? हार्ट अटैक के, या कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है हाँ, जो मुझे मालूम नहीं चल रहा है। देखिए, एक चीज़ समझने की होती है कि हार्ट अटैक इज़ एन एक्सीडेंट। राइट। ये किसी भी इंसान को हो सकता है जिसको अंदर की कोई बीमारी नहीं हो, कोई डायबिटीज़ नहीं हो, कोई टोबैको कंजम्पशन नहीं हो, वेट ठीक हो, बीपी कंट्रोल हो, स्ट्रेस भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति में भी हार्ट अटैक आ सकता है। इट इज़ जस्ट दैट कि उसमें वो पॉसिबिलिटी अटैक आने की लाखों में एक होती है। इट इज़ लाइक एन एक्सीडेंट। जैसे सड़क पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं पूरे लॉ लीगली फॉलो करते हुए अच्छी सेफ ड्राइविंग कर रहा हूँ, 60 की स्पीड है तो मैं 60 से ही चला रहा हूँ, बिल्कुल अलर्ट हूँ, समझदार हूँ, तो मेरी अटैक की रिस्क बहुत कम है कि एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा। यही अगर मैं रात को शराब पी के हाईवे पे उल्टी साइड से 120 की स्पीड से चलाता हुआ गाड़ी आऊँगा और इधर उधर वेवर चलाऊँगा तो मेरे चांसेस अटैक के बढ़ जाएंगे। So all we can do is drive safe to prevent an attack or accident. Heart attack is an accident. ये आपको पता होना चाहिए। तो अच्छे से अच्छा इंसान, हेल्दीएस्ट इंसान दुनिया का आज मेरे सामने बैठे बैठे मुझसे बात करते करते मैं अचानक से मुझे अटैक आ सकता है, मैं अभी मर सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटी हर किसी की है, बट इट्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी। हमें जो रियलिस्टिकली करना है वो यही करना है कि इस पॉसिबिलिटी को कम करें अपनी डेली जीवन के थ्रू। नहीं, ये जो पॉसिबिलिटी आपने बताई ना सर, थोड़ा सा इस पे मैं और थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, मेडिकली क्यों ऐसा होता है? सो देखिए, मेडिकली ये होता है कि आपकी दिल में 3 नसें दी हैं भगवान ने। एक्चुअली 2 ही होती हैं, 3 आम लोगों को 3 पता होती है इसलिए हम 3 बोलते हैं। देयर इज़ अ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड देयर इज़ अ राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि दिल की मसल्स को खून पहुंचा रही हैं। सर, जब तक दिल की मसल्स को खून नॉर्मली पहुंचता रहता है, दिल अच्छे से काम करता है। अब इसमें जब अटैक आता है, जो वर्ड आपने यूज़ किया अटैक, वो है कि उसमें दिल की अंदर की खून की नस में से एटलीस्ट 1 या 2 या कभी कभी बहुत ही बदकिस्मत रहे तो 3 ब्रांचेस में खून बंद हो जाना। जब खून बंद होता है तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो रहा है, इसी को ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं या मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब चल रहा हो, सो जिस हिस्से में भी अटैक हो रहा है वो हिस्सा जो भी काम करता है वो होना बंद हो जाएगा और वो मसल मरना शुरू होगी। जब कोई भी मसल मरना शुरू होगी तो छाती में दर्द होगा। सो जब तक दर्द महसूस हो मरीज को, ऑलरेडी खून बंद हुए कुछ मिनट तो हो चुके हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि बंद हुआ और इंस्टेंटेनियसली उसी समय पेन हुआ। बंद हुआ खून का सप्लाई, उसके कुछ सेकंड कुछ मिनट लगेंगे कि उससे मसल्स मरना शुरू हुई। जब मरना शुरू हुई मसल्स तो आपको दर्द महसूस हुआ, आपकी ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन और बाकी सो पसीना आता है, घबराहट होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इज ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस होनी शुरू होती हैं एंड आपको अवेयरनेस होगी कि एक अटैक है। अब वो अटैक अलग अलग तरीके से महसूस होता है, बट उसके लिए नस पूरी बंद होना ज़रूरी है। इसी के अगेंस्ट दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होता है एंजाइना। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। तो हार्ट अटैक और एंजाइना में फ़र्क यही है कि जो लाइफस्टाइल के साथ डिजीजेस आती हैं वो धीरे 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 नस को अंदर ही अंदर प्लाक बना के धीरे 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 बंद कर रही हैं। जी। जब वो नसें पहले पूरी खुली हुई थी, फिर उसमें धीरे धीरे अंदर से प्लाक आने लगा, बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा और बढ़ते 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 इस स्टेज तक आ गई। ये लगभग 85 से 90% ब्लॉक का एक पिक्चर है आपके सामने, अगर मैं नस का ऐसे एक सेक्शन दिखाऊं तो। सो 85 से 90% ब्लॉक आने के बाद में ये सिनेरियो आता है कि अगर मैं चलूँगा तो दर्द होगा, जब मैं सीढ़ी चढ़ूँगा तो दर्द होगा, साइकिल चलाऊँगा तो दर्द होगा। इसको एंजाइना बोलते हैं। उस समय पे मसल में डायरेक्टली डैमेज नहीं हो रहा है, ओनली जब आप रेस्ट कर रहे हो वो सप्लाई एडिक्वेट है। जैसे आपने चलना शुरू किया, आपको जो दर्द आना शुरू हुआ क्योंकि थोड़ा थोड़ा मसल में अब डैमेज होना शुरू हुआ है, तो आप रुक जाओगे। जैसे ही रुकोगे वो मसल में डैमेज आएगा नहीं, दैट मसल विल बी सैल्वेज। तो एंजाइना इज द वार्निंग गिवन बाय गॉड टू अस ऑल कि भाई नसों में टाइट ब्लॉक है। तो अगर लक्षणों की बात करें, अटैक से पहले जो लक्षण आते हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट लक्षण एंजाइना है। राइट। एंजाइना जिसको आया और उसको भी अगर आपने इग्नोर किया कि आप चल रहे हो,
दर्द हो रहा है और रुकने से वो ठीक हो जाता है, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज उसमें 85-90% के आसपास का ब्लॉक अधिकतर लोगों में आ चुका है। इससे बड़ी वार्निंग कोई मिल नहीं सकती थी। सॉफ्ट साइंस और होती हैं कि कई लोगों को दर्द नहीं आता है, तो चलने के दौरान सांस फूलती है, चलने के दौरान उनको घबराहट होती है, चलने के दौरान दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, चलने के दौरान पसीना ज़्यादा आता है जो पहले नहीं आता था। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी भर ज़्यादा पसीना आता था, वो अलग बात है, बट चलने के दौरान पसीना आया, सीढ़ी चढ़ने के दौरान पसीना आया। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ एंजाइना। बट हार्ट अटैक एज एन इवेंट नोबडी कैन प्रेडिक्ट। ओके, कि अगर मैं रोज ही 120 की स्पीड से शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ तो कोई लिखा नहीं हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट होगा ही, बस चांसेस ज़्यादा रहेंगे। राइट, गॉट इट। हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं सर कि यंग एज में हार्ट अटैक आ गया। बिल्कुल, पहले भी ऐसा होता था या पहले होता था, वो न्यूज़ उस प्रकार से सोशल मीडिया और उस पर आती नहीं थी, या अभी होने लग गया है, और होता है तो क्यों होता है सर? देखिए दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि पहले कम होता था और आजकल ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो आपने कहा वो तो बहुत बड़ा है, बिकॉज वी आर नाउ सराउंडेड विद कैमराज ऑल द टाइम। पहले अगर मौत होती भी थी तो इट वाज नॉट सो विसरल कि समबडी इज़ इन द जिम, दौड़ रहा है या फिर पार्टी में डांस कर रहा है और अचानक डांस करते करते गिर गया। सो ये जो घटना होती है जब एक व्यक्ति ऐसे डांस करते करते गिर के मर गया, वो जो साइकी पे इम्पैक्ट डालती है पूरे समाज पे डालती है। अब वो व्यक्ति पहले भी मर रहे थे ऐसे, बट उसका कोई विजुअल प्रूफ नहीं होता था, तो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत नहीं आता था, अब ज़्यादा आ रहा है। दूसरा, ऑफ कोर्स हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है। इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम अभी कई गुना और बढ़ने वाली है। आई कैन प्रेडिक्ट इट, डिस्पाइट योर बेस्ट अटेम्प्ट टू टीच पीपल अबाउट लिविंग हेल्दी, डिस्पाइट माई सिंसियर अटेम्प्ट्स टू टीच पीपल टू लिव प्रॉपरली एंड नॉट डेवलप अ डिजीज, इंडिया में अटैक बढ़ने वाले हैं। वी आर सराउंडेड बाय अनहेल्दी लाइफ चॉइसेस, राइट फ्रॉम बचपन में जो हम बेबी फूड खाते हैं, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट विल बी अननेसेसरली कॉपीराइट वायलेशन, बट बेबी फूड से लेके बड़े होने तक की जो हमारी फूड चॉइसेस हैं सब में गड़बड़ है। जो हम डेली के बिस्किट्स खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, जो डेली का कुछ भी बाहर का खाना खाते हैं, ऑल द चॉइसेस आर डिजाइंड इन सच अ वे कि इट इज़ ओनली केटरिंग टू टेस्ट एंड प्रॉफिट, कि भाई प्रॉफिट आए और टेस्ट अच्छा हो, बस यही एक दो रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ को सोचते हुए फूड इंडस्ट्री अभी तक सीरियस हुई ही नहीं है। और खाना जो घर में बनता है, पहले होता था कि घर का खाना अलग होता था, बाजार का अलग होता था, अब वही बाजारी खाने को घर में बनाने की कोशिश की जाती है, और वही हर घर में हो रहा है। जिस घर में अगर पनीर बटर मसाला नहीं बनाना आता तो बहू की तारीफ नहीं होती है, या फिर उसी तरीके से देखें तो मतलब जो भी ये चीज़ें हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस हैं, वो बहुत बुरी हैं इस समय पे। इंडिया इज़ राइटफुली द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, and it is going to lose the maximum number of young adults to a problem like a heart attack in coming decades. जब तक कि वो समझदारी आए, US went through this phase between 70s to 90s. 90s के बाद में हार्ट अटैक का उसमें पीक आ गया, एंड एक्चुअली 90s से 2010 के बीच की पीक के बाद में नाउ 2010 से डिक्लाइन आना शुरू हो गई है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर अवेयर अबाउट द लाइफस्टाइल चॉइसेस। पहले अगर आप 2000 या 2000 की मूवीज़ देखेंगे तो उसमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा थी, खाने की चॉइसेस वैसी थी। आज आप देखोगे तो ओबेसिटी का इंसिडेंस पहले से कम है। आज आप देखोगे तो वेस्टर्न एंड यूरोपियन कल्चर में हार्ट अटैक वाली बीमारी कम हो रही है, डायबिटीज़ कम हो रही है, दे आर विनिंग ओवर इट। राइट, दैट्स ग्रेट सर। जो यंग बच्चे हैं सर, उनको खाने पीने का उतना ध्यान नहीं रखते, उनको लगता है अभी तो हमारी एज है खाने पीने की। पेरेंट्स अगर बोलते हैं, कोई बड़ा बोलता हो तो उनको लगता है नहीं ये आपको इशू करेगा, मेरे को कोई इशू नहीं करेगा। तो क्या वो सही हैं, या उनको अभी से अगर वो मतलब अनहेल्दी खाना खाएंगे तो उनको हार्ट के इश्यूज अभी से स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके सिम्टम बाद में दिखेंगे? देखिए, पेड़ बनने में 20 साल लगते हैं। कोई अच्छा बड़ा पेड़ तभी बनेगा जब उसके बीज डालने के बाद से उसको आप जिस तरीके से नर्चर करोगे। तो जो ज़मीन है वो आपका शरीर है, आदतें हैं वो बीज हैं। जो आदतें आपने टीन एज में, बचपन में पकड़ी, वही आदतें विल डिफाइन योर एडल्टहुड। इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ टर्न अराउंड स्टोरी कि एक बच्चा था जो बहुत चबी था, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि ऋतिक रोशन का बचपन का कैरेक्टर वाज गोलू मोलू चबी, और बाद में ऋतिक रोशन इज सच अ स्मार्ट फैंसी गाय। दैट जस्ट हैपन्स इन मूवीज़। रियल लाइफ में ऐसा बहुत विरला होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। इनफैक्ट उल्टा ज़्यादा होता है कि जो बच्चा स्कूल कॉलेज तक तो हेल्दी खा रहा था क्योंकि घर पे था,
उसने बाहर जाके जब हॉस्टल ज्वाइन कर लिया या फिर बाद में कोई जॉब ज्वाइन किया, उसके बाद में बाहर से खाने लगा बिकॉज पेरेंट्स से दूर है और उसकी उल्टा लाइफस्टाइल बिगड़ गई। ये बहुत ज़्यादा कॉमन स्टोरी है। सो जड़ आपको पता होनी चाहिए, इट इज़ आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में ईटिंग एंड फूड इज़ अ मेन कंपोनेंट। उसके बाद में बाकी जो और चीज़ें जैसे हमने डिस्कस किया कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ हाइड्रेशन, ओवरऑल स्ट्रेस, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट। एंड ये सब चीज़ें अगर आप बच्चों को जल्दी सिखाओगे कि जैसे मेरे घर में मेरे बेटे को मैंने 5 साल की उम्र तक शुगर दी ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। एंड फिर उसके बाद भी अगर उसको आज शुगर मिलती है तो वो हफ्ते में 1 दिन उसका असाइंड है और इतना ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं देंगे। इनफैक्ट टू द स्कूल ही यूज टू गो, माई स्पेशल प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट थी कि इनको बच्चे को, हमारे बच्चे को मिठाई नहीं दी जाए स्कूल में भी। एंड उसको देख के आजकल उन लोगों ने भी अपनी चॉइसेस बना ली हैं एंड दे आर नाउ आस्किंग पेरेंट्स कि शुगर देना चाहिए नहीं देना चाहिए आपके बच्चों को एज अ पॉलिसी। सो दीज आर द चेंजेस विच वी शुड ब्रिंग इन सोसाइटी। एंड ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, बच्चों में अगर कोपिंग स्किल्स नहीं डालेंगे, आपका बच्चा पागलों की तरह गुस्सा कर रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है और आप उसको ये नहीं समझा रहे हो कि न्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, व्हाट इज़ द मैच्योर रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ द इमेच्योर रिस्पॉन्स, तो ये आपकी भी गलती है। बच्चों को उसी समय से कोपिंग स्किल्स रखेंगे तो बच्चा बड़ा होके ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बनेगा ही, ज़्यादा स्वस्थ इंसान भी बनेगा। दैट्स ग्रेट सर। अपने हार्ट को हेल्दी रखना है सर, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है, जो हमारा एक रूटीन खाना रहता है, और कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें जरूर खानी चाहिए? देखिए, जो ज़रूर खानी चाहिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कुछ एक्स्ट्रा खा के आप अपने आप को स्वस्थ बना पाओगे। सो पहली चीज़ तो ये, बट जो सुपर फूड्स होते हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा, बट जो नहीं खानी चाहिए वो वेरी क्लियरली है जी। कि कोई भी चीज़ जो कि शक्कर से बनी हुई हो, या शक्कर जहाँ मैं बोलूँ मेरा मतलब वही है कि शक्कर के साथ गुड़ भी वहीं पे ही है, शहद भी वहीं है, खांड भी वहीं है, मिश्री भी वहीं है, जितने भी नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट्स और नेचुरल शुगरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैलोरीज जनरेट करती हैं, ये सब एम्प्टी कैलोरीज हैं। और पहला बिगेस्ट आइटम इज शुगर। सेकंड थिंग जो नहीं खानी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैदा। कोई भी फ्लावर अगर होगा, कोई भी आटा हो जो आपने बारीक पीस दिया, मतलब आपने उसको अपने शरीर में पचाने के लिए बहुत आसान कर दिया, आप अपने शरीर से मेहनत नहीं करवा रहे हो उसको पचाने के लिए भी। और जो आपका गट का माइक्रोबायोटा है, जो आपका गट का माइक्रोबायोटा में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। सो अगर मोटा पिसा हुआ आटा आप लेते हो तो आप कुछ हिस्सा आप अपने शरीर के लिए रख रहे हो, कुछ हिस्सा अपने बैक्टीरियाज को दे रहे हो। बैक्टीरिया भी हेल्दी रहते हैं। आपने अगर रिफाइंड आटा लेना शुरू कर दिया, पतला आटा लेना शुरू कर दिया, तो बैक्टीरिया तो कुछ नहीं पहुंच रहा है, सब आपकी बॉडी में चला गया एंड इट इज़ एडिंग अप दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज अगेन। थर्ड, कोई भी तली हुई चीज़ें या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने में वही प्रिंसिपल है कि एक तो जिस टाइप का ऑयल आप ले रहे हो वो, और दूसरा बार बार बाहर से जो फ्राइड की हुई चीज़ें होती हैं उसमें ट्रांस फैट्स एंड जो ख़राब हो चुका तेल है उसमें जो फ्राइड होके चीज़ें आप लेते हो, जो कि बाज़ार में आपको नमकीन, गुजिया, समोसास, कचौरी, अभी पार्लियामेंट में समोसे के लिए इतनी सारी फाइट हो रही थी, ये किसी ने नहीं कहा कि जो समोसे में सुबह से लेकर शाम तक तेल में तला जा रहा है वो सेहत के लिए भी ख़राब है, ग्रॉसली ख़राब है। एंड ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके चलते अधिकतर लोगों को जो एक्स्ट्रा एम्प्टी कैलोरीज मिल रहे हैं और इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ऑल दीज 3 थिंग्स कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा कैलोरीज। पुट टुगेदर दिस इज द मिल्यू जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, मतलब नसों में प्लाक बनता है। जहाँ नसों में प्लाक बनना शुरू हुआ मतलब आपका एक टाइमर ऑन हो गया है। वो जो टाइम बॉम्ब है कभी ना कभी फटेगा। अब किसी में धीरे फटेगा, किसी में ज़्यादा तेज़ी से फटेगा। द आइडिया इज़ टू अवॉइड एथेरोस्क्लेरोसिस इफ पॉसिबल। अगर आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से कर पाओ तो करो। देयर विल बी फ्यू जेनेटिकली अनफॉर्चुनेट पीपल जिनको कि एनीवे बेस्ट लाइफस्टाइल के बावजूद होगा, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी स्टिल इज़ द पीपल जिनको लाइफस्टाइल से हो रहा है, और ये इन 3 चीज़ों के कारण हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं सर, जैसे आप सफ़ेद पेठे का जूस लेते हैं या आप गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी चीज़ें कुछ हेल्पफुल रहती हैं हार्ट के लिए? देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स इज़ अ ब्रांच वेयर जो खाने में जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है। एंड उससे मोटे मोटे तौर पे जो हमें पता है कि गार्लिक, हल्दी, रॉ हल्दी या फिर प्रोसेस्ड हल्दी जैसी भी आप लें, जिंजर, ब्लैक पेपर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं।
इसमें आपको अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। नींबू, दैट इज़ अगेन वन ऑफ दोज गुड एंटीऑक्सीडेंट सोर्स एंड विटामिन सी के सोर्स। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो आपने अपनी लाइफस्टाइल में जितनी ज़्यादा लेंगे अच्छा है। यही आयुर्वेद में भी नोटिस किया गया था। देखिए, जो पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक टीचिंग्स थी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, हज़ारों सालों से जो धीरे 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 इन्फॉर्मेशन पास होने आई थी, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ऑब्जर्वेशनल साइंस ने हमें ये तो बताया था ये अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, उसको हम कितना यूनिवर्सली अडॉप्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें अभी भी रिसर्च में चल रही हैं। सो मोटे तौर पे जैसे आपने मुझसे पूछा था कि क्या 3 चीज़ें लें जो अच्छी हैं, तो जो मैंने चीज़ें अभी कहीं वो अच्छी हैं। प्लस अगर आप हेल्दी फ्रूट्स लेते हैं, आप बेरीज़ लेते हैं, आप स्ट्रॉबेरीज़ लेते हैं, आप इन जनरल पालक लेते हैं, ग्रीन्स बहुत खाते हैं, फाइबर कंटेनिंग जितनी भी चीज़ें हैं सब्जियों में और वेजिटेबल्स में लेते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। फ़िश नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत अच्छा है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि चिकन और मटन ख़राब है आपके लिए, इट इज़ जस्ट कि उसको कम कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा बहुत ज़्यादा, बट ज़्यादा अमाउंट में नुकसान करेगा। सो दीज आर ऑल द गुड थिंग्स टू हैव, बट ऐसा नहीं है बॉडी में वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि ऐसी कोई मिराकुलस चीज़ लें जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी हो जाए, तो भाई उसकी जगह पे आयल से कि एक्स्ट्रा चीज़ कोई लेने की बजाय फास्टिंग इज़ मच बेटर वे। हमारे आयुर्वेद में, हमारे योग में, हमारे इतने इतिहास में उपवास को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आप ये सोचिए कि मैं उपवास करके अपने शरीर को स्वस्थ रखूँगा, महात्मा गांधी भी करते थे, हम भी कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। आजकल एक अक्सर हम बात सुनते हैं कि डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई आप घर में जो तेल इस्तेमाल करते हो वो बदल बदल के इस्तेमाल करो। तो इसके पीछे कोई साइंस है? और अगर तेल इस्तेमाल करना ही घर में थोड़ा बहुत, तो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? विच वन इज़ बेटर? सो देखिए, देयर इज़ नो परफेक्ट ऑयल। भगवान ने तेल दिया नहीं था, है ना। इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो हम सोचते हैं कि तेल नेचुरल है, वो सोचना ही गलत है। भगवान ने आपको मूंगफली दी थी, उसका तेल आपने निकाला। भगवान ने सरसों के फूल दिए थे, सरसों के फूल में से बीज निकाल के उस बीज का तेल आपने निकाला। सनफ्लावर एक फूल था, उसका सनफ्लावर के बीज को निकाल के उसमें से तेल आपने निकाला। सो देयर इज़ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑयल। और ये जो ऑयल है, इट वाज नॉट सपोज टू बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हमने कुकिंग तेल में करनी है। तो उस तेल से कुकिंग मीडियम के तौर पे जब हमने कुकिंग करना शुरू किया तो तेल का कंजम्पशन आया। और उसमें फिर पहले तो घी का उपयोग बहुत होता था। घी इज़ अ रिलेटिवली हीट स्टेबल ऑयल, क्योंकि वो गर्म करके ही बनाया जाता है। तो घी इज़ हीट स्टेबल, जनरली एक बार आपने इम्प्योरिटीज़ निकाल दी तो हीट स्टेबल रहता है। बाकी कई सारे वेजिटेबल ऑयल्स आर हीट अनस्टेबल ऑयल्स, जिनको आप बार बार जब गर्म करते हो तो उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, कैंसर कॉजिंग मटीरियल्स भी होता है। एंड जो भी कहो, कोई भी तेल है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज है। 1 ग्राम ग्लूकोज में या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज होती हैं। बट फैट में, जो कि तीसरा मेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है हमारा, उसमें 9 किलो कैलोरीज होती हैं। तो जितना ज़्यादा तेल होगा उतनी एक्स्ट्रा एम्प्टी कैलोरीज तो आप ले ही रहे हो। सो कोई भी तेल परफेक्ट नहीं है। फॉर टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, अगर मुझे कोई चॉइस बोले कि मेरे घर में क्या क्या तेल होता है, तो बदल बदल के तेल यूज़ करने का रीजनिंग यही है कि नन ऑफ देम इज़ अ कंप्लीट ऑयल। कंप्लीट ऑयल की डेफिनेशन होती है जिसमें कि सारे इसेंशियल फैटी एसिड्स हों। अब सारे इसेंशियल फैटी एसिड्स सब तेलों में नहीं होते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है या तो 2-3 तेल एक ही जगह मिला के रखो, जो मिसिबल ऑयल्स हैं उनको साथ में मिला के यूज़ करो, या फिर आप बदल बदल के यूज़ करो कि भाई आपके घर में 5-6 तरह के तेल हों, आज ये यूज़ किया इस टाइप की डिश के लिए, दूसरी टाइप की डिश के लिए दूसरा तेल यूज़ किया, इज़ अ बेटर तरीका। एंड घी हमेशा होना चाहिए। एंड वेजिटेबल ऑयल्स में से ऑलिव ऑयल इज़ रेटेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, बट ऑलिव ऑयल अगेन इज़ नॉट अ वेरी हीट स्टेबल ऑयल। राइट। जब हमारे आसपास में कोई घटना घटती है, स्पेशली सर हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो गई, तो उस समय आम आदमी को भी डर लगने लग जाता है कि यार कहीं मेरे साथ तो कुछ इशू नहीं है। तो उस समय अगर वो कोई टेस्ट करवाना चाहे हार्ट से संबंधित या ब्लड से संबंधित, कौन से टेस्ट बनते हैं? एक तो लिपिड प्रोफाइल तो हो ही गया, उसके अलावा और कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करेंगे? मैं एज भी मान लेता हूँ, मान लेते हैं 40 अबो है तो क्या होना चाहिए, 50 एंड अबो, 60 एंड अबो, एक नॉर्मल आदमी जो ठीक ठाक सा दिखता है, मतलब रूटीन लाइफ है उसकी। सो देखिए, जो बेसिक टेस्टिंग का पर्पस है, 2 अलग अलग पर्पस होते हैं। एक तो टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिक हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। मेटाबॉलिक हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को समझने के लिए टेस्ट लाइक HbA1c, जो शुगर को
हम एवरेज शुगर देखने के लिए करते हैं, 3 महीने की एवरेज शुगर होती है HbA1c से वो। दूसरा होता है कि अपना लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल जिस करंट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इज़ नॉट द राइट फॉर्मेट, एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल शुड बी द वन जो कि करनी चाहिए। तीसरा, उसके बाद में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, हमारी बॉडी में सूजन चल रही है नहीं चल रही, उसमें HSCRP होता है। सो दीज थिंग्स आर टेलिंग अस अबाउट द मेटाबॉलिक मिल्यू ऑफ द बॉडी, जिसमें कि बीमारी के प्रोपोगेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक तरह की टेस्ट हुई। दूसरी तरह की टेस्टिंग होती है जिसमें कि आप डायरेक्टली चेक कर रहे हो कि ब्लॉक है या नहीं। अगर नसों में, हार्ट की नसों में ब्लॉक आया है तो जनरली ये होता है कि हार्ट अकेला ऑर्गन नहीं होता है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी पूरे शरीर में जाती है। और उसमें जो मुख्य नसें होती हैं, एक तो महाधमनी जो होती है हमारी आयोटा, वो, दूसरा दोनों जो कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, तो कैरोटिड आर्टरीज में भी वो बीमारी दिखती है, उसके लिए कैरोटिड डॉपलर किया जा सकता है। पैरों की नसों में, किडनी की नसों में भी बीमारी अमूमन जल्दी दिखती है। सो हार्ट में पहली बार नसों का ब्लॉक पता चला वो लगभग 50 से 55% लोगों में होता है। बाकी 45 से 50% लोगों में एक्चुअली वो ब्लॉक या तो कैरोटिड में आएगा या पैर में आएगा या किडनी में नसों में आएगा। उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो उससे भी इंडिकेट हो जाता है कि भाई अगर किसी को गले के नसों में ब्लॉक आना शुरू हो गया तो हार्ट में भी आ सकता है। तो इसी के लिए वी हैव डिजाइन्ड अ न्यू टेस्ट विच इज़ देयर ओनली एक्सक्लूसिवली इन आवर लेबोरेटरी, एंड वी थ्रू योर मीडियम आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट टू ऑल द डॉक्टर्स ऑल्सो इन द सोसाइटी कि ऐसा एक पैकेज होना चाहिए जिसमें ये 4-5 डॉपलर्स और एकोज मिला के इकट्ठी टेस्ट हो, टू नो द बर्डन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन द बॉडी एज अ स्क्रीनिंग टूल। बट वो अधिकतर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए इट इज़ इमटेरियल टू नेम। तो उसमें फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं कि CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो सबसे कॉमन इकलौती टेस्ट 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए, कि भाई मुझे मेरी आज तक की लाइफस्टाइल से हार्ट की नसों में ब्लॉक आया है या नहीं आया है, ये पता करने का सबसे रिलायबल तरीका विदाउट गेटिंग एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इज़ अ CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये करने से आपकी नसों में जो भी ब्लॉक आया है पता चल जाता है अब तक, और उसके हिसाब से अपना कोर्स करेक्शन कर सकते हो। ये चीज़ हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिसमें हमें लगे कि रिस्क इज़ मोर, बिकॉज अगर आप लो रिस्क इंडिविजुअल में भी CT एंजियोग्राफी करने बैठे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि डाई दी जाती है, एक दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, इसके बाद CT स्कैन किया जाता है। तो वो जो डाई है इट कैन अफेक्ट योर किडनी, इट कैन कॉज रिएक्शंस। सो इसीलिए समाज में कोई भी अपनी तरफ से आके कोई टेस्ट ऐसी कराए इज़ नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू फर्स्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड योर रिस्क, अंडरस्टैंड द हार्म्स विच कैन बी डन बाय अ टेस्टिंग। सो NAD जैसी टेस्टिंग जो मैंने बताई पहले, वो NAD टेस्टिंग कोई भी करा सकता है क्योंकि उसमें नुकसान नहीं है, उसमें केवल एक सोनोग्राफी जैसा आपको सोनोग्राफी प्रोब से किया जाता है। बट CT एंजियोग्राफी जैसी टेस्ट के लिए एक तो रेडिएशन भी मिल रहा है, दूसरा उसके बाद डाई भी मिल रही है। बट जो अल्टीमेट टेस्ट होती है कि नसों में ब्लॉक है या नहीं पता करने के लिए, वो आप सबको भी पता है कि भर्ती करके हॉस्पिटल में जो कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी होती है, दैट इज़ द राइट टेस्ट टू डू टू रूल आउट अ डिजीज़ एंड बी कम्प्लीटली श्योर अबाउट इट। बट अभी ऐसी चीज़ तो है नहीं जो आप फ्रीक्वेंटली करा सकते हो। 40 साल तक मुझे क्या हुआ, 50 साल तक क्या हुआ, 60 साल तक क्या हुआ, क्योंकि बीमारी आने में 10-20 साल लगते हैं, जो कि धीरे धीरे आने वाली बीमारी। जैसे मैंने आपको बताया, एंजाइना कॉजिंग प्रॉब्लम इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस, एंड एथेरोस्क्लेरोसिस का प्लाक है 15-20 साल में बनता है। सो पहली बार लाइफ में 40 साल की उम्र में या तो ये टेस्ट करा लें जो मैंने बताई, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, या हमारे क्लिनिक में आके NAD टेस्टिंग करा लें, या फिर इसका तीसरा ऑल्टरनेटिव होता है CT कैल्शियम स्कोरिंग। इट इज़ नॉट अ वेरी प्रिसाइज टेस्ट, बट मोटे तौर पे पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है, कि अगर CT कैल्शियम स्कोर 40 की उम्र में आपका है, पॉजिटिव है या ज़्यादा है, तो वी कैन से कि भाई आपको दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा रिस्क है। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ आई से आज की तारीख में भी जब हमारा यूथ इतना बीमार है, 40 साल के लोगों में अगर मैं CT कैल्शियम स्कोर कराता हूँ तो वो 15-20% लोगों में पॉजिटिव आता है। और ये 15-20% लोग अधिकतर ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं प्रोफाइल करने बैठूं तो मुझे पहले से ही अंदाज़ा होगा कि इसका पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, थोड़ा आइडिया हो जाता है हमें एक्सपीरियंस के साथ में। तो जनरली CT कैल्शियम स्कोर उतने लोगों तक ही पॉजिटिव है। सो कोई भी टेस्ट जब की जाए तो उसमें डिस्क्रिमिनेटिव पावर कितनी है आपको पता होना चाहिए। यही CT कैल्शियम स्कोर यदि मैं 60 साल के व्यक्ति वालों को कराने लगूंगा समाज में, तो फिर उसमें से 60-70% लोगों का पॉजिटिव आएगा। अब जो टेस्ट 60 से 70% लोगों को प्रॉब्लम बता रही है, वो टेस्ट समाज के लिए अच्छी टेस्ट नहीं बन जाती है फिर। सो एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई भी, हमारा एक वीडियो था जो कार्डियक सेकंड ओपिनियन के माध्यम से मैंने दिया था, और उसमें CT कैल्शियम स्कोर का वीडियो बहुत ज़्यादा चला।
तो आई कीप गेटिंग 60-70 ईयर्स ओल्ड पीपल कमिंग विद CT कैल्शियम स्कोर एंड आई टेल देम ये आप अननेसेसरली बस रेडिएशन लेके आए हो। उस वीडियो में भी हमने कहा है और आपके माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि कोई भी यंग पर्सन अगर CT स्कैन करना चाहे तो CT कैल्शियम स्कोर इज़ अ वेरी गुड टेस्ट। इवन 30-year-old पर्सन अगर आप CT कैल्शियम स्कोर करते हो तो 99% चांसेस है कि आपके वो CT कैल्शियम स्कोर 0 आएगा। बट जो 1% वहाँ पिकअप होंगे उस 1% को उसका बेनिफिट मिलेगा, बट इसमें केवल रेडिएशन दिया जा रहा है। राइट, गॉट इट सर। कार्डिक अटैक और हार्ट अटैक दोनों में क्या अंतर है सर? कार्डिक अटैक और हार्ट अटैक एक ही बात है सर। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर इट। कार्डियक अटैक और हार्ट अटैक एक ही बात है, इसमें कुछ अलग से डिफरेंस नहीं है। हार्ट अटैक और हार्ट फेल, हाँ, ये दोनों अलग अलग बिल्कुल अलग है। सो देखिए, हार्ट फेलियर तब बोला जाता है कि हार्ट का मेन काम है पंपिंग करना। राइट, जब हार्ट पंप करेगा तो उस पंपिंग के दौरान अगर किसी कारण की इनएफिशिएंसी आई जिसके कारण हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, उसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। ये सडन हो सकता है, अगर सडन हुआ तो उसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं अक्यूट हार्ट फेलियर, और यदि यही धीरे 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 डेवलप हुआ तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर दोनों प्रकार के हो सकते हैं विदाउट एक्चुअली डेवलपिंग अ हार्ट अटैक ऑल्सो, और अमूमन उसमें अधिकतर कारण जो होता है या तो कोई होल इन द हार्ट हुआ या कोई हार्ट के अंदर का वाल्व खराब हुआ जिससे कि पंपिंग एफिशिएंसी हार्ट की खराब हो रही है। कई बार इवन एज सिंपल एज अ वायरल इन्फेक्शन, मुझे आज जुकाम हुआ, उस जुकाम की वायरस मेरे शरीर में गई, शरीर में वो वायरस जाने के बाद में उसने दिल पर भी इन्फ्लेमेशन किया जिसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। उसके दौरान मेरे हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी कम हुई, मेरा हार्ट फेल हुआ, और जब मेरा वायरस मैंने ठीक कर लिया, उस वायरस के ठीक करने के बाद में हार्ट भी ठीक हो गया, हार्ट नॉर्मल हो गया। तो उस दौरान अगर चेक किया तो हार्ट फेलियर में था, बट इट इज़ अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ हार्ट फेलियर। ये कोविड के समय बहुत हुआ था, इसीलिए समाज को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जो वायरल इन्फेक्शन, अमूमन जो जुकाम बुखार का भी आप सीरियसली नहीं लेते हैं, उससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड इट कैन पोटेंशियली बी टेम्पररी। इन सम केसेस इट लीव्स अ परमानेंट डैमेज टू द हार्ट, बट मोस्टली इट इज़ अ रिवर्सिबल थिंग। हार्ट फेल होता है सर, तब आदमी कुछ टाइम रहता है उसको सेव करने का, हॉस्पिटल में ले जाने का? ओ यस यस, हार्ट फेलियर जब होता है तो देखिए, हार्ट अटैक में इंस्टेंट मौत हो सकती है। हार्ट अटैक में इंस्टेंट मौत हो सकती है, जो आप वीडियोस में भी कई बार देखते हो। और एक्चुअली इंस्टेंट मौत के, सडन कार्डियक डेथ के और भी कारण होते हैं, अभी मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का डिफरेंस समझा रहा हूँ। सो सडन डेथ होना इज अ कॉमन फीचर ऑफ अ हार्ट अटैक, बट हार्ट फेलियर से अचानक मौत नहीं होगी। हार्ट फेलियर से यूजुअली ये होगा कि सांस फूलेगी या पैरों में सूजन आएगी। अगर लेफ्ट हार्ट फेल हुआ तो लेफ्ट हार्ट का, हमारे दिल में दो हार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हार्ट फेल हुआ तो क्योंकि ये आगे पंप नहीं कर पा रहा है, पीछे का सर्किट जो है, जो कि फेफड़े हैं, फेफड़े से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन मिला हुआ खून हार्ट में आता है और हार्ट आगे पंप करता है। अब आगे पंप नहीं कर पा रहा है तो फेफड़े में खून इकट्ठा होगा और ये खून फिल्टर होके पानी जो उसका फ्लूइड जो है वो छोड़ेगा फेफड़े में और सांस फूलेगी उसके चलते। यही अगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें राइट हार्ट फेल होता है, पर्टिकुलरली जिनको लिवर की बीमारी है, जो भी लिवर की हम बात कर रहे थे, अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो या फिर और कोई भी प्रॉब्लम्स हो जिसके चलते राइट हार्ट फेल हुआ, तो राइट हार्ट के फेलियर का लक्षण आता है कि अपनी बॉडी में सूजन आती है, पैरों में सूजन आती है। सो लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट दोनों का टुगेदर फेलियर ऑल्सो इज प्रीटी कॉमन, जिसमें कि सांस भी फूलती है, पैरों में भी सूजन आती है। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। ऑफकोर्स एक फेलिंग हार्ट में भी अचानक मौत हो सकती है, बट हार्ट फेलियर से पहली बार में ही अचानक से मौत हो जाएगी, यूजुअली दैट्स नॉट द सिनेरियो। बट जो हार्ट 60% काम करता था, धीरे 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 फेल होता गया 35% से जब नीचे आ जाता है हार्ट, तो 35% से नीचे जिस हार्ट का फंक्शन हो उसमें अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग गड़बड़ होने लगती है। तो जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो कि दिल की धड़कन को कंट्रोल में करता है, वहाँ जब इलेक्ट्रिकल सर्किट गड़बड़ होने लगे और उससे व्हाट वी से इज अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ अ हार्ट फेलियर प्रॉब्लम इन एडवांस स्टेजेस, जहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आके अचानक से मौत हो जाए और दिल की पंपिंग सडनली बंद हो जाए। सो जिसको हमें पता है हार्ट फेलियर है पहले से जी, ऐसे व्यक्ति में अचानक मौत होने का चांस ज़्यादा होता है अगर EF
35% से कम है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर बोलते हैं, AICD बोलते हैं, कि वो लगवा लेना चाहिए कि भाई कम से कम जिस समय पे ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या ख़राब टाइप के एरिथमियाज आए उस समय पे आपका दिल उसको डिटेक्ट करेगा मशीन के ज़रिए और उसी समय करंट दे के उसको ठीक करेगा। जैसे आप फिल्मों में देखते होगे एम्बुलेंस में कि किसी का हार्ट रुका तो सबसे पहले वो शॉक देते हैं, राइट। तो AICD इज़ अ टूल जिसमें एक फेलिंग हार्ट को इस टाइप की सडन डेथ से आप बचा सकते हैं बाय इम्प्लांटिंग ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। दिस इज अ डिवाइस विच विल प्रिवेंट अ सडन डेथ इन हार्ट फेलियर पेशेंट। अगर किसी को कोई इशू है सर, फैमिली में या रोड पे हम जा रहे हैं, हमें लगा यार इसको कुछ तो इशू है, बोल रहा है मेरी चेस्ट में दर्द है, पसीना आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हार्ट फेलियर के कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, उस समय उसको कुछ खास चीज़ पिलानी चाहिए, क्या करना चाहिए उस समय, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और कितना टाइम है उसके पास में हॉस्पिटल में जाने के लिए? देखिए कितना टाइम है तो कोई नहीं कह सकता है ना, कि जो व्यक्ति को एक बार हार्ट के कोई सिम्टम्स आया, छाती में दर्द हुआ, सांस फूलना शुरू हुआ, पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद में जो हम बताते हैं कि घर पे जो आप पहली चीज़ करो, अगर 40 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं जिनमें हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है, तो हम लोडिंग डोज समझाते हैं, जिसको कि हार्ट अटैक किट के तौर पे आजकल समाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया जा रहा है। मेरा एक यूट्यूब वीडियो भी उसके चलते जिसमें काफ़ी व्यूज़ उसमें हैं। बट द पॉइंट हियर इज़ कि दिस इज़ इसेंशियली समथिंग जो कि एक्चुअली हॉस्पिटल के लिए डिज़ाइन की हुई चीज़ है, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो इमरजेंसी में पहली चीज़ तो आप ये दे दो, इससे नुकसान नहीं होगा बट शायद जान बच जाए। ऐसी चीज़ होती है कि आप एक अटोरवास्टैटिन या रोसुवास्टैटिन नाम का स्टैटिन होता है, जिसका 40 मिलीग्राम का डोज या 80 मिलीग्राम अटोरवास्टैटिन का डोज दे दें। साथ में एस्पिरिन जो कि एक ब्लड थिनर है, और क्लोपिडोग्रिल वो भी एक ब्लड थिनर है। तो एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और स्टैटिन की कॉम्बिनेशन, अलग अलग फार्मूलाज हैं, अलग अलग हैं, जो कि आप तुरंत में दे दो व्यक्ति को, तो उससे अगर हार्ट अटैक शुरू हो चुका है तो उसका प्रोग्रेशन में स्लो करेगा, बट इट विल नॉट अबॉर्ट द हार्ट अटैक। इट डजंट हैव इनफ पावर टू अबॉर्ट द अटैक। ये है कि जैसे ही आपने ये लोडिंग डोज दे दिया ब्लड थिनर्स का, अब आप इस व्यक्ति को तुरंत जब आप इमरजेंसी में लेके जाओगे तो उसके बाद में बाकी की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, फैसिलिटेट हो जाएगी। आप ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट एड घर से शुरू हो गया, बट ये कि मैं ये लेके देखता हूँ और इससे ठीक हो जाऊँगा इस उम्मीद में कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, वो गलत थॉट प्रोसेस है। क्योंकि किसी व्यक्ति की फर्स्ट हार्ट अटैक में अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो कि हमें पता है, अब देखिए कई सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, बट जो विथ नॉलेज, साइंटिफिक बैकअप एंड स्टडीज़ के थ्रू पता है कि पहले हार्ट अटैक में लगभग 17% लोगों की डेथ हो जाती है। अच्छा। उनको अस्पताल पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता है। दूसरे हार्ट अटैक में यही नंबर 17 से ज़्यादा % होता है, जो बचे हुए लोग हैं उनमें से, और तीसरे में और ज़्यादा होता है। सो पहली बार में ही अब आप उन 17% में से हो या नहीं हो वो आपको नहीं पता। Right. At that time, it is an evolving situation, and the most prudent action is to go to your nearest emergency department. उस समय पे कोई भी दवाई लेके ये झूठा दिलासा नहीं होना चाहिए कि मैं इससे शायद बच जाऊँ। तो उसमें किस स्थिति में मरीज को लेके जाना चाहिए सर? मतलब लिटा के ले जाने की सुविधा है? हमेशा अगर हो सके तो लेटा के ले जाना चाहिए। हाथ पैर पे कुछ करना है ऐसा? हाथ पैर पे करने से कुछ नहीं होगा, बट उसमें यह है कि नब्ज देख सकते हो तो आप नब्ज ज़रूर देखिए। लेटा के जाना इज़ ऑलवेज सेंसिबल। अगर ऑक्सीजन की फैसिलिटी हो सकती है तो ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज बेटर। अगर बीपी कम हो तो पैर उठा के कम से कम बीपी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई कम से कम पैर उठा देने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड नीचे है, एक्स्ट्रा ब्लड जो पैरों में जमा है, वो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा मिलता है दिल को, तो ट्रांजिएंटली बीपी उससे बढ़ सकता है। तो अगर बीपी कम है, नब्ज नहीं महसूस हो रही है, तो पैर उठा लें। दीज आर ऑल द टिपिकल थिंग्स जो कि किसी बेहोश व्यक्ति के लिए या कोई भी जिसका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे व्यक्ति को आप सपोर्ट फर्स्ट एड के तौर पे कर सकते हो। सो फर्स्ट एड हेल्प्स, एंड फर्स्ट एड का सबसे अच्छा तरीका होता है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कि भाई नब्ज अगर महसूस नहीं हुई, पहले हाथ में महसूस नहीं हुई और फिर गले में यहाँ पे कैरोटिड महसूस नहीं हुई, या फिर दिल की आवाज़ धड़कन आपको नहीं महसूस हुई, व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दैट इज़ लाइफ सेविंग टूल। और जिसने CPR अच्छे से सीख लिया उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक न एक मौका मिलेगा कि आप किसी की जान बचा सको। एंड इसीलिए आई वांट टू टेल थ्रू योर मीडियम टू ऑल कि CPR कैसे करते हैं सीखें। ये सीखने से 1970 में पहली बार CPR अच्छे से अडॉप्ट हुआ था वर्ल्ड वाइड। लाखों करोड़ों लोगों की जान तब से CPR केस मैन्यूवर ने बचाई है। एक बार CPR के बारे में थोड़ा और बताएंगे सर डिटेल? CPR में होता है कि हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब ये एस्टेब्लिश हो जाए
कि ये व्यक्ति का अभी सर्कुलेशन बंद हो गया है, राइट। तब सीपीआर का एल्गोरिदम एक्टिवेट होता है। और वो एल्गोरिदम ये होता है कि इस व्यक्ति को मुझे दिल को आर्टिफिशियली पंपिंग करना है, क्योंकि नेचुरली उसका दिल पंप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि ऐसे हाथ रख के अपनी एल्बोज को सीधा रखते हुए हार्ट को मसाज दें। इसके कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एजुकेशन देते हुए। बट वो जो मेन पर्पस होता है कि 15 बार धड़कन दें और 2 बार सांस दें। मुख से सांस ले, मुंह से मुंह, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो होती है। तो मसाज करें ताकि हार्ट चलता रहे, और 2 बार सांस लें, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन डिप्लीटेड भी हवा बाहर जा रही है, भले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बट उस पर्सन के लिए वो भी लाइफ सेविंग है। कि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, और हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। बट स्टिल दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ गुड इनफ फॉर अ पर्सन जिसका सर्कुलेशन बंद पड़ा हुआ है। और ऐसे में आप हार्ट की पंपिंग करके और आर्टिफिशियल सांस देके उस व्यक्ति की जान टेम्पररी तो ज़रूर बचा सकते हैं। हार्ट हमारी लेफ्ट साइड में रहता है, वहीं पे जाके पंप करना है। सेंटर में, हार्ट इज़ ऑलवेज हियर इन द सेंटर। अच्छा, ये हार्ट का अपेक्स लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है, बट ओवरऑल हार्ट इज़ इन द सेंटर। और जब पंपिंग की हम बोलते हैं तो ये जो आपका एक सॉफ्ट पॉइंट है जो कि दोनों जगह से बीच में आता है, इसमें आप थोड़ा सा ऊपर जाएं। आप इतना ऊपर जाएं कि यहाँ से 2 इंच ऊपर अगर आप जाके या 2.5 इंच ऊपर जाके आप मसाज करोगे तो इट विल पंप व्हाट इज़ द वेंट्रिकुलर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। सो मेनिबेरियम स्टर्नाई पे मेन जो हमारी छाती की सेंट्रल बोन है उस पे पंप करना है, लेफ्ट साइड में पंप नहीं करना है। गॉट इट सर। अक्सर ऐसे भी हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं सर? सो देखिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है तो वो 2-3 अलग अलग तरीके से दिखेगा। उसका जो सबसे कॉमन तरीका ईसीजी आप सबको पता है। अगर कंपैरिजन के लिए पहले ईसीजी हो तो ज़्यादा इजी होता है, बट अगर नहीं भी हो तो उसमें क्लासिकल कुछ क्यू वेव्स होते हैं एंड कुछ क्लासिकल चेंजेस होते हैं कि इलेक्ट्रिकल, अब जो डेड एरिया है हार्ट का वो इलेक्ट्रिसिटी अलग तरीके से कंडक्ट करता है, और जो लाइव टिश्यू है वो इलेक्ट्रिसिटी अलग तरीके से कंडक्ट करता है। तो ईसीजी बहुत पहले बता देगा कि हार्ट अटैक हो चुका है, पर्टिकुलरली अगर पिछला ईसीजी और अभी का ईसीजी कंपेयर करो तो उसमें चेंजेस बिल्कुल क्लियर दिख जाते हैं। दूसरा तरीका होता है एको में। एको इज़ अ वेरी गुड टूल कि भाई दिल की अगर मांसपेशी पूरी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यूनिफॉर्मली तो वो एको में पिकअप हो जाएगा। और अगर एक दीवार, जैसे मैंने बताया 3 नसें होती हैं दिल की, तो 3 में से अगर एक नस में अटैक आया हो या उसकी एक ब्रांच में भी अटैक आया हो तो जो एरिया उस ब्रांच से सप्लाइड है वो कम चल रहा होगा। और अगर अटैक आके वो मर ही गया है तो वो हिस्सा दिल का थिन हो जाता है, पतला हो जाता है बिल्कुल, और वो कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करता कॉन्ट्रैक्शंस में। तो या तो वो एरिया कम चल रहा हो या बिल्कुल नहीं चल रहा हो और पतला हो गया हो। ये दोनों चीज़ों से एको बता देगा कि हार्ट में अटैक पहले आ चुका है। अगर 1-2 दिन पहले ही अटैक आया है तो उसका एक और बहुत अच्छा तरीका होता है केमिकल्स के थ्रू। तो जब हमारी हार्ट की मसल्स में रियल डैमेज होता है तो वो जो डैमेज्ड मसल्स हैं दे स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट। जब वो डिसइंटीग्रेट होती हैं तो हार्ट की मसल्स के अंदर का प्रोटीन जो कि ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन स्टार्ट्स कमिंग आउट इन द ब्लड, क्योंकि अब वो सफाई चल रही है। जो हिस्सा मर गया उसको दिल अपना साफ कर रहा है। हार्ट में, बॉडी में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, जो भी हिस्सा मरेगा उसकी सफाई चलती रहेगी। तो ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, ये 2 केमिकल मार्कर्स हैं जो कि खून में आना शुरू हो जाएंगे। एंड टिपिकली एक ट्रोपोनिन आई यदि आपका आया है तो वो 3 से 5 दिन तक तो आपके खून में मिलेगा। सो अगर एक ही दिन पहले अटैक आया है तो ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, CPK-MB, ये 3 ऐसी टेस्ट होती हैं। ये देख के आप बता सकते हो कि कल जो आपको दर्द आया था वो सही में हार्ट अटैक था या नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि केवल एंजाइना होके वो दर्द चला गया। अब एंजाइना का दर्द और हार्ट अटैक का दर्द में बस फ़र्क ये है कि एंजाइना जब आपने अपनी एक्टिविटी रोकी तो वो दर्द चला गया। ऐसे केस में मसल्स मरी नहीं थी, मरने वाली थी, और फिर वहाँ पे ट्रोपोनिन आई पॉजिटिव नहीं होगा, ट्रोपोनिन टी पॉजिटिव नहीं होगा। तो है तो वो भी हार्ट का ही दर्द, बट उसमें केमिकल्स में ये ब्लड में आपको नहीं मिलेंगे और अटैक में मिलेंगे। और जितना ज़्यादा बड़ा अटैक होगा उसमें ट्रोपोनिन आई की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। सो माइनर अटैक में कम आएगा ट्रोपोनिन आई, उसकी वैल्यू 2, 4, 5 की रेंज में होगी। और अगर बड़ा अटैक आया तो 40, 50, 100, 150, 250 तक भी हमने देखे हुए हैं। तो ऐसे ही ट्रोपोनिन आई की वैल्यू मिलेगी, जिससे कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि दिल की कितनी बड़ी मसल का एरिया मरा है। दैट्स ग्रेट सर। डॉक्टरी से निकल के अभी एक मानवीय पहलू पे आते हैं सर जी। डॉक्टर को हमेशा से भगवान का दूसरा रूप माना गया है हमारे यहाँ पे, और आज भी माना जाता है। बट ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को भी मिलते हैं। पीछे
कुछ लोगों ने वीडियो बनाए इस चीज़ को लेके कि हॉस्पिटल्स में एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी ओके। और उसको 1 दिन 2 दिन के लिए वेंटिलेशन पे रखा गया ताकि थोड़े चार्जेस ज़्यादा मिलें। तो क्या सही में, और जो कुछ वीडियोस आए थे पीछे उसमें उन्होंने एविडेंस के साथ में चीज़ें बताई थी, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सही में ऐसा होता है? ये चीज़ मुझे जहाँ तक पता है, जो एक्चुअली मैंने वो मूवी देखी नहीं है, कोई एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जिससे ये चीज़ बहुत पॉपुलराइज हुई थी और मास मीडिया में गई थी जी। एंड आई डोंट नो उनका क्या रीज़न था, क्या बेसिस थी कि इतनी रिवोल्टिंग चीज़ जनता को इस तरीके से दिखाई गई जिससे कि एक नेगेटिव इमेज डॉक्टर्स की बन गई। देखिए, डॉक्टर्स ऑल्सो आर प्रोफेशनल्स लाइक एनी अदर प्रोफेशनल। डॉक्टर भी इंसान है, आप ही के समाज से आया है, आप ही के साथ पला बड़ा हुआ है, वही मॉरल एंड ट्रूथ वैल्यूज़ हैं जो आपके साथ हैं। तो अगर फर्क थोड़ा सा क्या है डॉक्टर साहब यहाँ पे, दूसरे प्रोफेशनल्स में उनको भगवान नहीं माना जाता, आई एग्री, आई फुल्ली एग्री, बट यहाँ पे क्या है ना, भगवान का दर्जा दे दिया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा पहले तो देखिए ऐसा दर्जा देना ही नहीं चाहिए, है ना। Hmm. सी एनी डॉक्टर शुड बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल। अ प्रोफेशनल वर्ड इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, बट बिकॉज उसमें आस्था, धर्म और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, और दुखी के समय पे जब आप हो तो अमूमन भगवान भी आपको यही कहेगा, मतलब डॉक्टर भी आपको यही कहेगा, देखिए भगवान की ऐसी मर्जी थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर कैन नॉट टॉक साइंस टू द पेशेंट। सो एक डॉक्टर्स का भी एक हैबिट हो जाती है कि भगवान का नाम हम यूज़ करते हैं जब कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स को, बट इन द एंड like any other profession, there will be some bad doctors in the society and there will be some good doctors. In general, जितना मैं समझता हूँ, ऐसा और कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें कि हिपोक्रेटिक ओथ जैसी ओथ दिलाई जाती है, और अगर बाकी जगह दिलाई भी जाती है तो मीनिंग नहीं रखती है। जब आप एक कसम खाते हो कि मैं अपने मरीज का पूरा उस तरीके से ख्याल रखूंगा जैसा हिपोक्रेटिक ओथ में है, तो जनरली एक अच्छा इंसान जो है वो उस ओथ को कभी नहीं तोड़ेगा। लाइक पर्सनली ऐसे उस ओथ के लिए भले मर भी जाए, हम विल आल्सो डाई, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल हु डोंट टेक दैट ओथ सीरियसली एट दैट पॉइंट, या फिर जो लीगल फ्रेमवर्क के बाहर जाके जो काम कर रहे हैं। देयर इज अ मॉरल फ्रेमवर्क एंड देयर इज अ लीगल फ्रेमवर्क। व्हाट अ पेशेंट शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल डॉक्टर इज फर्स्ट ऑलवेज बी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, एंड सेकेंडली इफ पॉसिबल रिमेन इन द मोरल थिंग इज नॉट गारंटेड। लीगल थिंग तो जब से सरकार ने ये कंज्यूमर फोरम में मेडिकल प्रोफेशन को लेके आए हैं, लीगली तो यू कैन चैलेंज एनी डॉक्टर्स एनी डिसीजन, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग पावर इन मैसेस हैंड। तो जैसा आपने बात बताई कि वेंटिलेटर पे रख के किसी को किया, हो सकता है किसी ने किया हो, मैंने वीडियो नहीं देखा है वो जो आप कह रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए कोई करप्ट डॉक्टर ने ऐसी करप्ट प्रैक्टिस की, बट दैट शुड नॉट बी टेकन एज द नॉर्मल। नॉर्मली हम इंसान ही हैं, और हम इंसान ही आपके जैसे इंसान हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर बनने के बाद में उसकी आत्मा चेंज हो जाती है। इफ़ एट ऑल, डॉक्टर बनने के बाद आप जनता का दुख इतना देखते हो, और कुछ समय तक कैरियर में अगर आप अच्छे से कमाया है आपने, तो पैसा इतना आ जाता है कि पैसे की भूख खत्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ अस आर वेल पेड। जब आपको पैसा अच्छा मिल रहा है और उसके बाद में यदि आपको एक इंसान की जान बचाने से एक्स्ट्रा खुशी मिल रही है, किक मिलती है, दैट इज़ द मोटिवेशन विथ विच मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर वर्किंग। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट वर्किंग कि मेरा बैलेंस शीट और इम्प्रूव होता जाए विदाउट एक्चुअली डिलीवरिंग रिजल्ट्स। सो प्रोफेशनल्स जो पेशेंट को देखते हैं, ठीक है, पैसा है, अब इट्स अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू अर्न मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अपना घर खाली रखेगा और कमाएगा। दैट इज़ अ फैंसीड इंडियन वे ऑफ थिंकिंग कि डॉक्टर खुद गरीब रहे और अच्छे से अच्छा इलाज करे, वो हो नहीं सकता। वेन एवर देर इज़ अ टैलेंटेड पर्सन, अगर आप देखें आज तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, श्री चित्रा जैसे इंस्टीट्यूट जहाँ से हमने पढ़ाई की है, वहाँ पे अगर जो काम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम करते हैं, वहाँ पर सैलरी इज़ 6 times, 8 times, 10 times compared to the work you are doing in AIIMS. So despite being one of the best doctors, talented, एम्स में selected, एम्स के प्रोफेसर्स, आपकी सैलरी अगर 6 गुना 10 गुना कम होगी तो इवेंचुअली आपको खुद भी फील होगा। तो आजकल बहुत सारे एम्स के डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं, ये एजेंडा बनता जा रहा है कि सैलरी में इतनी डिस्पैरिटी आ गई है, बिकॉज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर पेइंग मच मोर एंड गिविंग मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर डूइंग द सेम वर्क। राइट। तो टैलेंट विल एनीवे मूव टुवर्ड्स मोर मनी नेचुरली। बट जो एक पेशेंट के लिए इंटरेक्शन है डॉक्टर की, दैट इज़ हिज इंडिविजुअल वे ऑफ ट्रीटिंग दैट पेशेंट। उसको जनरलाइज करना बिल्कुल गलत नहीं है। पर्सनली आई टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मेरे पेशेंट्स हमेशा एथिकल और अच्छा मॉरल ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छा लीगल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मेनी अदर पीपल हु हैव अ कॉम्प्रोमाइज मेंटालिटी, एंड दोज पीपल विल ऑलवेज रिमेन इन एनी प्रोफेशन।
ऐसा देखने को मिलता है सर, जैसे किसी एक मरीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ उसने अपने कुछ टेस्ट करवाए, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है 3 दिन बाद, तो हम बोला जाता है कि नहीं ये नहीं चलेंगे, यही टेस्ट आपको हमारे हॉस्पिटल में करवाने पड़ेंगे। और चूंकि इस प्रकार की बातें चलती हैं, व्यक्ति को लगता है कि यार ये सब पैसा बनाने के लिए किया जा रहा है। इन अ वे इट इज़ ट्रू। कुछ हिस्सा तो दैट आई विल एग्री कि भाई मेरे यहाँ पर ही टेस्ट करा लो क्योंकि आप मेरी लैब है या मेरा खुद का ओन्ड सिस्टम है, देयर इज़ अ मनी इंसेंटिव ऑल्सो देयर, बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन इंडिया। सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट आई हैड, इनफैक्ट मैंने इस बात पे भी एक वीडियो बनाया है कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इज़, जैसे आधार लिंकिंग आपके अकाउंट की होती है, पैन कार्ड की होती है, यू शुड हैव अ सिस्टम वेयर आधार से लिंकिंग आपकी ब्लड टेस्ट भी हो जाए कि आपने एक बार ब्लड टेस्ट कहीं भी कराई वो हर जगह पे एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो। दैट वे अननेसेसरी टेस्ट, रिपीटेटिव टेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड अ लॉट। एंड जहाँ पे टेस्ट करने के बाद में लेबोरेटरीज में अगर देखो, अगर कोई टेस्ट करा के आया और ऑब्वियसली टेस्ट गड़बड़ है तो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर देख के समझ जाता है कि ये तो हो नहीं सकती इस पेशेंट की टेस्ट, और वहाँ आप इंसिस्ट करोगे कि फिर से कराओ। सो अगर कोई टेस्ट खराब रिजल्ट कंसिस्टेंटली दे रही है कंपैरिजन टू अ बेटर लैब, तो उस लेबोरेटरी की भी जांच उससे हो सकती है अगर आपने आधार लिंकिंग कर दी। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच आर टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल टुडे। गवर्नमेंट को बस एक लॉ बनाना है, बन सकता है, क्योंकि हर कोई लैब आज की तारीख में ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल कराती है। आपके पास एक व्हाट्सएप से या SMS से उसका लिंक आ जाता है, आप खुद ही देखते हो। दे डोंट इवन प्रिंट आउट नाउअडेज, वो PDF ही आप लेके घूमते रहते हो। तो ये चीज़ ऑफिशियली लीगली ऑनलाइन हो सकती है और उससे इस टाइप की रिपीट टेस्टिंग होती रहे कम हो सकती है और लैब की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। बिकॉज अब लैब को पता है मैंने रिपोर्ट दी PDF में, अगर बंदे ने फिर से की और लैब की रिपोर्ट अलग आई तो लेबोरेटरी भी अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड बढ़ाती रहेंगी। दैट इज़ द वे आई वुड सजेस्ट टू गवर्नमेंट आपके माध्यम से कि भाई ये चीज़ ऐसी है जिसको कि रेमेडी किया जा सकता है सिस्टम से, एंड ऐसा नहीं कि केवल पैसा ही कमाना। किसी कंट्री में ऐसा है सर? सो जो नेशनलाइज हेल्थ सिस्टम्स जहाँ जहाँ हैं लाइक UK, वहाँ तो मैंडेटरीली लेबोरेटरीज की टेस्ट सारी नेशनल पोर्टल्स पे ही जाती हैं, एंड एक्चुअली ऐसे डिजिटल लॉकर्स होते हैं जिसमें दे ऑल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन, बट कई जगह पर नहीं है। बट इट कैन बी ब्रॉड इजीली। सी हमारे यहाँ UPI हम लाए हैं ना एज ए इन्वेंशन, तो जैसे UPI इज़ अ ग्रेट इन्वेंशन, वैसे ही डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स कैन बी अ ईजी थिंग टू डू विच विल ब्रिंग डाउन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड रिपीटेटिवनेस ऑफ द टेस्ट वेरी ईजिली एंड लीगली प्रॉपरली। देयर नो डॉक्टर कैन से फिर से कि भाई आप ये फिर से कराओ मुझसे। नहीं, बात जैसे आपने UPI की बात की सर, वैसे ही एयरपोर्ट पे जो फेस से वो आजकल डिटेक्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो वो बहुत कम जगह देखने को मिली। बिल्कुल, डिजी यात्री जो है, हाँ डिजी यात्रा, तो वो एक ये भी पहल करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कुछ उस प्रकार के प्रभावशाली लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्रोच कीजिए अथॉरिटीज़ को, तो इस दिशा में भी एक कदम हम बढ़ा सकते हैं। आपका जो चैनल है सर, उस पर आप बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, कार्डिक सेकेंड ओपिनियन। और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हार्ट से संबंधित, हमने तो बहुत बारीकी से चीज़ों को छूने का प्रयास किया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप डॉक्टर साहब के चैनल को मैं पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। आप किस चीज़ की सेकेंड ओपिनियन देते हैं? मेनली किस प्रकार के पेशेंट्स आपके पास आते हैं सर, और कौन आपसे संपर्क कर सकता है, किसके लिए अच्छा है? सो देखिए, जो मेन थॉट प्रोसेस थी सेकंड ओपिनियन के लिए वो यही था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, कि ट्रस्ट डेफिसिट समाज में है कि मुझे अगर किसी ने एंजियोग्राफी बता दी या फिर एंजियोग्राफी करने के बाद में स्टेंटिंग बता दिया, स्टेंटिंग या बाईपास बता दिया, तो स्टेंटिंग और बाईपास का डिसीजन सबसे बड़ा डाउटफुल डिसीजन होता है, क्योंकि एक ही बीमारी के दो अलग अलग इलाज हैं और दो अलग अलग तरह के लोग कर रहे हैं, और इसमें आउट ऑफ दीज टू स्पेशलिटीज़ नोबडी एल्स कैन टेल कि व्हाट इज़ द राइट ट्रीटमेंट। सो ये चीज़ सिंप्लीफाई करके जनता के पास पहुंचाना, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड यूरोपियन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ये दो पिलर्स हैं जिसमें कि गाइडलाइंस अपडेट होती रहती हैं सबसे अच्छे तरीके से, और इनका सार हम कार्डियक सेकंड ओपिनियन के थ्रू लाए हैं। वो ये है कि यदि आपको एक ही नस में एक ही जगह पे टाइट ब्लॉक है तो इट इज़ अ नो ब्रेनर, आपको एक ही स्टेंट से काम हो जाएगा। तीनों नसों में एक एक ब्लॉक है और आप डायबिटिक नहीं हो तो भी आपको स्टेंटिंग से ही काम हो जाएगा। तीनों नसें में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है जिसमें कि डायबिटीज़ भी है, आपको बार बार अलग अलग जगह पे ब्लॉक्स हैं, तो बाईपास इज़ सुपीरियर ट्रीटमेंट फॉर यू।
अगर किसी को हार्ट में नसों के ब्लॉक के साथ साथ वैल्व की भी बीमारी है, वैल्व लीक कर रहा है या वैल्व में रुकावट है, तो बाईपास इज़ बेटर बिकॉज वैल्व भी उसी समय पे हैंडल हो जाएगा। सो ये सारे इंट्रिकेट डिसीजंस बनाने के लिए नॉलेजेबल पर्सन ही ज़रूरी होता है, और इसीलिए कार्डियक सेकंड ओपिनियन शुरू किया गया। इसी में हम जो और सलाहें देते हैं वो होता है कि भाई आपको अगर वैल्व की लीकेज है तो वैल्व की कितनी सीवियर लीकेज में जाके आपको आखिर में ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज द वैल्व ट्रीटमेंट इज़ नॉट द परफेक्ट ट्रीटमेंट। जो भगवान का दिया हुआ वैल्व है दैट इज़ द बेस्ट वैल्व। आपको केवल बीमारी है इसके कारण से वैल्व तुरंत नहीं बदल देना है। वैल्व के ऑपरेशन की टाइमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि वैल्व की प्रॉब्लम सिवियर हो जाए और उसके बाद अब रिस्क बढ़ गई है तभी ही बदलना चाहिए, बिकॉज व्हाट यू आर रिप्लेसिंग, कि भगवान का दिया हुआ वैल्व बदल के आप एक आर्टिफिशियल वैल्व लगा रहे हो, ये आर्टिफिशियल वैल्व इज़ नॉट द परफेक्ट आंसर। वो लगाने का समय आ गया है क्या, और इसमें अगर लगाएं तो कौन सा वैल्व लगाएं, बिकॉज वैल्व तो जैसे फ़ोन चेंज हो रहे हैं, हर 2 साल में नया वैल्व आ रहा है, तो उसमें आपके लिए सबसे सूटेबल कौन सा वैल्व है, आपके लिए इकोनॉमिकल सबसे कौन सा वैल्व है, आपके लिए सबसे फैंसी या लेटेस्ट बेस्ट कौन सा वैल्व है, सबसे महंगा कौन सा वैल्व है, या फिर कौन है बेसिक वैल्व जिससे आपका काम चल जाएगा, 5 साल निकाल लोगे। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी हम कार्डियक सेकंड ओपिनियन में देते हैं। बच्चों के हार्ट की सर्जरी अगेन सिमिलर, कि बच्चों में होल इन द हार्ट, जस्ट बिकॉज होल है तुरंत ऑपरेशन कराना ज़रूरी नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसकी टाइमिंग क्या रखें, उसकी सर्जरी कैसी हो, और कई बार हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप कौन से शहर से हो तो उस हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट जगह है जहाँ पे ऑपरेशन हो सके। इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंगली मुझे कार्डियक सेकंड ओपिनियन में जो अभी कॉल्स आ रहे हैं, विदेशों से बहुत कॉल आ रहे हैं कि लोग ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, गल्फ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में बैठे हैं एंड दे वांट अ सेकंड ओपिनियन, बिकॉज यूएसए में अगर आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात करनी है तो 3 महीने का वेटिंग है। NHS में 6 महीने का वेटिंग है। तो ऐसे सिस्टम्स में वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि तब तक वो हमसे सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, उनको माइंड में आइडिया हो जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज, देयर हैव बीन फ्यू पेशेंट्स जिन्होंने हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, फॉरेन में बैठे हुए, वो आए फ्लाई करके इंडिया में ट्रीटमेंट करा के वापस चले गए। जितना खर्चा उनका यूएसए में हो रहा होता उससे आधे खर्चे में उनका इंडिया से खर्चा भी हो गया और इंडिया की ट्रिप भी हो गई। ऐसे भी बहुत लोग हो रहे हैं। दैट्स गुड। सो मेडिकल टूरिज्म इसीलिए ही डेवलप हो रही है। तो इनफैक्ट डेवलपिंग वर्ल्ड के बाद में अब डेवलप वर्ल्ड से भी रिवर्स मेडिकल टूरिज्म इंडिया में हो रही है, बिकॉज इंडिया में कॉस्ट इतनी चीप है। अब एक भारतीय से पूछोगे तो वो बोलेगा कि हेल्थ केयर इंडिया में बहुत महंगी है, बट एक्चुअली टूवर्ड्स द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बात करें तो वर्ल्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बाईपास की कीमत इस समय पे हमारी अगर देखें, या स्टेंट की कीमत अगर हम यहाँ देखें तो 1/10 भी नहीं है, 1/10 भी एक्यूरेसी सर परफेक्ट। वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका में 30% डॉक्टर्स इंडियंस हैं जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथी गए हैं, और उनके कई लोगों के मार्क्स हमसे कम ही थे। इंफ्रा की अगर बात करें, आई एम नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर नाउअडेज इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सी व्हाई अ डॉक्टर लाइक मी, जिसने अपनी पूरी पढ़ाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में की, उसने क्यों कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं किया? बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स आर अ बिगेस्ट चैलेंज। यू कैन नॉट चूज़ कि कौन सा परफ्यूशनिस्ट आपके साथ होगा, यू कैन नॉट चूज़ कि आपकी नर्स कौन होगी, यू कैन नॉट चूज़ कि आपका टीम कैसी बनेगी, उस टीम को कैसे मोटिवेटेड रखे, आपके पास कोई पावर ही नहीं है। तो बिकॉज द गवर्नमेंट का बिल्डिंग हो सकती है बड़ी, बट उसको चलाने वाले और उसको जो मैनेज करने के लिए डेली डे टू डे बेसिस पे जो काम होता है, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो इसीलिए फॉर अ पर्सन लाइक मी वी चोज टू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में एटलीस्ट ये मुझे पता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कि इंफ्रा हमारा बेस्ट है इस समय पे दुनिया में, एंड इन NCR डेफिनेटली वी आर द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एट द सेम टाइम यू कैन चूज़ योर टीम, यू कैन चूज़ योर मैन पावर। जो मोटिवेटेड है उसको इंसेंटिवाइज करो, जो मोटिवेटेड नहीं है उसे जाने को बोलो। आप सरकारी नौकर में किसी ने अगर नौकरी ले ली आपकी टीम में, आप उसको निकाल तो क्या सस्पेंड तक नहीं कर सकते हो, भले उसके कारण किसी की जान चली जाए, यू कैन नॉट ब्रिंग इट आउट, बिकॉज जब आप बाहर लाओगे तो वो भी न्यूसेंस बनेगी। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल, मैनेजरियल, मैन पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके चलते राइट नाउ वी फील दैट इंडियन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर प्रोवाइडिंग ट्रूली वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिटिंग इन इंडिया एट 1/10 द कॉस्ट और इवन लेसर। मतलब US UK वगैरह जाने की कहीं जरूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं। यस, देयर वुड बी सम निश एरियाज ऑफ कोर्स, इट्स लाइक सी दे आर डेवलप्ड, तो ऐसा नहीं है कि वी आर अहेड ऑफ देम। राइट, पैसे के मामले में हम उनसे 1/10 हैं एंड नियरली एज कॉम्पिटेंट है। ये मैं अगर कहूँ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम USA से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है तो आई एम नॉट करेक्ट।
जो टेक्निक्स हम भी सीखते हैं, तो इसलिए कॉन्फ्रेंस में हम भी यूएसए जाते हैं, हम भी यूरोप जाते हैं देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है। एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट। सो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि बिल्कुल जो कटिंग एज ट्रीटमेंट होता है इंडिया में 3 से 5 साल लेट ही आता है। एंड इट इज़ लाइक ट्रू फॉर एनी लाइक अगर आप टेस्ला की ईवी देखें, इंडिया में आने में इतने साल लगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ 20 साल से चल रहे हैं, हमारे यहाँ अब 2 साल से ज़्यादा, 2 या 4 साल से शुरू हुए हैं। दैट इज़ देयर फॉर एनी फील्ड। राइट, दैट्स ग्रेट सर। बहुत अच्छी आपने अपनी नॉलेज साझा की, और आपको देख के, आपसे बातचीत करके हमेशा ये लगता है कि यार डॉक्टर ऐसे ही होने चाहिए जो भगवान का रूप कहा जाता है। तो बिल्कुल आपके पास बैठने से लगता है, और मुझे लगता है व्यूअर ने सुन के भी वैसा महसूस किया होगा। और जैसा मैंने बोला कि और आपको जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे। सभी की तरफ से डॉक्टर साहब दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एंड इफ़ यू मे आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेटमेंट। प्लीज सर। सी देखिए, भारत एक प्रगतिशील विकासशील देश है। भारत ने पिछले 20 साल में 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर तक लाए हैं। और हमारे समाज में एक धारणा कि भाई प्रॉस्पेरिटी की जब हम बात करते हैं कि वी आर बिकमिंग प्रॉस्परस, तो प्रॉस्परस वो व्यक्ति होता है जो कि थोड़ा गोलमोल हो, थोड़ा चबी हो, थोड़ी चर्बी हो। ये जो थॉट प्रोसेस एक आम इंसान के दिमाग में भरी हुई है। अगर आज आप भी देखो, अडानी जी को देखो, अंबानी जी को देखो, जो सबसे रईस हैं वो सबसे थोड़े चबी चबी हैं। ये एक थॉट प्रोसेस हटाना मैं समाज से चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी डजंट मीन कि वो आपके चेहरे पे दिखे। जो ज़्यादा रईस, जो ज़्यादा समझदार, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, उसने उतना ही गरीबी के साथ खाना चाहिए। सो प्रॉस्पेरिटी को खाने के साथ मत जोड़िए। आप खाना गरीबों वाला खाइए, भले आपका बैंक बैलेंस कितना भी अच्छा हो। मेहनत भी वैसी ही कीजिए जो एक गरीब करता है, भले ही आपके पास कितनी भी गाड़ियाँ हों। यही कम्युनिकेशन मैं आपको मेरी तरफ से देना चाहूँगा। नहीं, अगर ये सब करेंगे तो फिर आपका धंधा चौपट हो जाएगा सर। देखिए सर, इंडिया में इस समय पे सुनामी आने वाली है। मैं आपको यहाँ आपके चैनल पे लिख के बोल रहा हूँ कि जो हमारी आबादी में पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ है। गुड़गांव की आबादी आपने देखी है सर, आपने देखा है गुड़गांव किस तरीके से बड़ा हुआ। जो 20 साल पहले गुड़गांव में टीनेजर्स और 20s में 30s में लोग आए थे, आज वो 40s एंड 45 की एज में है। जो लाइफस्टाइल पिछले 20 साल से गुड़गांव ने देखी है, आप सुनामी देखने वाले हैं, जिसमें कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स, आप कैंसर की प्रॉब्लम्स, आप मेटाबॉलिक हेल्थ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स इतनी आने वाली है कि इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतनी हाई फीस के साथ भी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, जिससे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। आज तक ऑलरेडी पेट के डॉक्टर के आप कोई अच्छा रेप्यूटेड कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लीजिए, आपको 3-3 महीने की वेटिंग मिल रही है आज की तारीख में इंडिया में। तो जो वेस्टर्न हाल है, उससे बहुत बुरा हाल इंडिया में होने वाला है, क्योंकि हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स और उतने डॉक्टर्स हैं नहीं। और वो जो प्रॉस्पेरिटी से जो 20 करोड़ लोग के पास अब खाने की सिक्योरिटी है, अब उनको और चाहिए चीज़ें, तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जल्दी मिल रही हैं, उसको संभालने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं। इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले 5 साल में कीमतें डबल से ज़्यादा हो गई हैं। वो इसीलिए ही हुई हैं क्योंकि आप जो प्राइस पे चाहो पेशेंट है, अवेलेबल है। And when a hospital which is a private hospital is opened by a company which is a publicly listed company, आप भाई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी का पहला तो अपना दायित्व शेयर होल्डर के लिए है। तो when a corporate hospital is looking for a shareholder's benefit, that is the scenario which is playing out against the unrest you are seeing in the society. इसमें भाई जिसने हॉस्पिटल लगाया उसकी गलती नहीं, उसने तो पैसा लगाया, उसने तो कमाने के लिए ही लगाया है। डॉक्टर्स आर द राइट ब्रिज। अच्छे तरह के डॉक्टर्स कैन डू दैट फाइन लाइन बिटवीन द एथिक्स एंड मोरालिटी को कंट्रोल में रखते हुए जो इलाज करो, दैट इज़ व्हाट वन इम्प्लीकेशन। एंड आप जो अपनी तरफ से कर सकते हो, जनता जो कर सकती है, वो है कि आप अपनी लाइफ इतने अच्छे तरीके से जियो कि बीमारी हो ही ना। क्योंकि मेरा प्रोफेशन सर्टेन है, मुझे पता है मेरे जैसे डॉक्टर्स बहुत कमाने वाले हैं, बट लेट स्टेज में आने वाले, बहुत बुरी हालत में आने वाले लोगों से तो हम बचें। बीमारी को सही समय पे पकड़ने के लिए भी तो मैन पावर चाहिए, वरना हमेशा लेट ही पेशेंट्स आते रहेंगे एंड क्राइसिस से ही फाइट करते रह जाएंगे हम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मुझे आउट ऑफ द वे जाके जो बातचीत की, दैट्स वंडरफुल। और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इंसानियत का गहरा गुण अंदर समाया हुआ है, उसको दर्शा दिया आपने लास्ट में भी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
सो ये थे डॉक्टर महेश वाधवानी। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा अलग हट के एपिसोड हमने किया था। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर में एपिसोड होने चाहिए तो वो भी कमेंट्स में लिखिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।